नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सोनीपत और बहादुरगढ़ में किसानों के धरने से प्रदर्शन को करोड़ों रुपए का प्रदेश को नुकसान हुआ है। धरने दे रहे लोगों से अपील है कि वो जनहित में सड़कों को खाली कर अपना धरना किसी और जगह पर लगाएं। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि ये बात पहले से की जा रही थी कि कांग्रेस के लोग ही इस धरने को चला रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेसी भाषण देने की बजाय धरने पर बैठे लोगों को समझाने का काम करें। मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों ने तो मान लिया था कि कृषि बिल देश के हित में है, लेकिन ये बात कांग्रेसियों को हजम नहीं हुई और ये उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता के लिए विकास कार्य करने में जुटे हुए हैं। बल्लभगढ़ में आने वाली औद्योगिक इकाइयों को टूटी सड़कों और जलभराव की समस्या से निजात मिलेगा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि 119 करोड़ की लागत से सड़क, सीवर और पानी निकासी के काम आगे 1.5 साल में पूरे कर लिए जाएंगे, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कर दिया है। खेल विभाग के निदेशक और हरियाणा पुलिस में डीआईजी पंकज नैन ने कहा है कि प्रदेश में खेल सुधारों को लेकर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। अगली बार हर इवेंट में डबल मेडल लाना मकसद है। पंकज जैन ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा खेल इवेंट करवाए जाएंगे। हरियाणा का खेल विभाग राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। ग्रास रूट पर खेल सुधारों को लेकर पंकज नैन ने कहा है कि 1000 खेल नर्सरियां स्वीकृत की गई हैं। हर जिले में खेल नर्सरी और 13 स्पोर्ट्स एकेडमी बनेंगे। स्पोर्ट्स एकेडमी हॉस्टल युक्त होंगे। पंकज नैन ने कहा है कि जिस जिले में जो पॉपुलर गेम होगा वो उसी की नर्सरी बनेगी, ताकि ग्रास रूट से ऊपर बच्चों को उठाया जा सके। प्रदेश में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनेंगे। पंकज नैन ने कहा है कि पंचकुला में रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का वर्ल्ड क्लास केंद्र शुरू होगा, ताकि खिलाड़ियों को इंजरी से उबरने के लिए काम हो। इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। कोचों की भर्ती पर पंकज नैन ने कहा है कि अनुबंध आधार पर 202 कोच की भर्ती को स्वीकृति मिली है। अगले 2 महीने में भर्ती होगी। पुलिस विभाग से अनुरोध किया है कि खेल कोटे से लगे खिलाड़ियों से ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं ली जाए। फर्जी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मामले पर खेल निदेशक ने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लेने वालों की खैर नहीं होगी। कोई भी पात्र नौकरी से वंचित नहीं होंगे। विभाग मामले की जांच करवा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया। फांसी से लटका हुआ शव मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक बंगबारी मठ में जहां महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका मिला, वहां चारों तरफ से गेट बंद था। पुलिस के मुताबिक मौके से 6 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। मामले में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से तलाशी के दौरान मिले सुसाइड नोट के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। मामले में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया। जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच सीबीआई की मांग की है और कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि संत समाज को जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका थी। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा है कि आध्यात्मिक समाज में नरेंद्र गिरी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फतेहाबाद में मॉडल टाउन इलाके में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। राह चलते लोगों ने मारपीट का लाइव वीडियो बनाया, जिसमें करीब 9 युवक एक युवक को सरेआम पीटते हुए नजर आए। युवक पर ईंटों से भी वार किया गया। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ये घटना सोमवार की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये तस्वीरें। गुरुग्राम में मूर्ति विसर्जन के दौरान 8 वर्षीय युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। घटना धनकोट इलाके के नहरी क्षेत्र का है, जहां युवक अपने साथियों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जित करने के लिए आया था। युवक मूर्ति लेकर नहर में उतरा कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वे डूबता चला गया। युवक के साथी का कहना है कि पास खड़े लोगों ने उसे बचाने की भी कोशिश की।
गोताखोरों ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। युवक बिहार का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही 12वीं क्लास की पढ़ाई के लिए गुरुग्राम में अपने पिता के पास रहने आया था। सिरसा में गणपति विसर्जन के दिन एक परिवार पर कहर बनकर टूटा है। गणपति विसर्जन के दिन शहर के वार्ड नंबर 30 की पार्षद रेणु बाला की मां सुमन देवी का हादसे में देहांत हो गया। पार्षद के भाई और मां नहर में मूर्ति विसर्जन करने के बाद वापस लौट रहे थे। रास्ते में सड़क में गड्ढे के कारण स्कूटी फिसल गई। हादसे में सुमन देवी घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। परिजनों ने हादसे के लिए रंगड़ी रोड के ठेकेदार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि हादसे के बाद लीपापोती करते हुए गड्ढों को ईंटें से भरा दिया गया है। पार्षद के परिवार के मामले में कार्रवाई की मांग की है। सोनीपत में 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से शहर में मोटरसाइकिल रैली का होगा आयोजन। कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। भारत बंद को सफल बनाने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों से भारत बंद में सहयोग करने की अपील की गई। रोहतक के सापला से 5 सितंबर को शुरू हुए आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए पलवल पहुंची और महात्मा गांधी आश्रम में यात्रा का समापन हुआ। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग है कि वो तीनों कृषि कानून वापस लें। उन्होंने पंजाब सरकार के बहाने कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर पर भी निशाना साधा। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा है कि पंजाब में अब कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर एक दिन देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल पीएम होंगे। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र प्रदेश के 11 गांव को बागवानी के क्षेत्र में विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। इंडो इजराइल केंद्र ने करनाल जिले के 3, पानीपत और सोनीपत जिले के 4 गांव को इस योजना के लिए चिन्हित किया। संस्थान के एक्सपर्ट चयनित गांव के सब्जी उत्पादक किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीकी खेती की विधियों और सरकार की योजनाओं से जोड़ेगी ताकि सब्जियों का उत्पादन और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो। विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनने वाले गांव में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए खरोंडा से इंडो इजराइल सेंटर ने किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने की दिशा में काम शुरू कर दिया। विलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत चुने हुए गांव के सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी केंद्र से सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। किसानों को सब्जी की बिजाई से लेकर तुड़ाई तक होने वाली सभी काम में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों के बारे में बताया जाएगा। कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए फिजिकल मोड में क्लासेस फिर से शुरू कर दिए। हरियाणा में क्लास 1 से 3 तक के वापस स्कूल खुले। सरकार ने छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं किया। इस दौरान छात्र फिजिकल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी चालू रहेगा। फतेहाबाद सरकारी प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज प्रवीण रानी ने बताया है कि सरकार के आदेशों के बाद कक्षा 1 से 3 तक के क्लासेस खुल चुके हैं और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जा रहा है। पलवल में कोरोना महामारी के 1 साल 6 महीने के बाद पहली से तीसरी की कक्षाएं वापस शुरू हो चुकी है। पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोरोना काल के बाद पहले दिन में बच्चों की संख्या काफ़ी कम रही है। स्कूल में आने वाले बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया और मास्क भी लगवाकर इस क्लासेस में एंट्री दी गई। भिवानी में 84वीं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का समापन हुआ। पुरुष वर्ग में दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की टीम ने हरियाणा को 10 के मुकाबले 20 अंक से हराकर ट्रॉफी पर अपना नाम हासिल किया। कबड्डी प्रतियोगिता में महिला वर्ग में राजस्थान की टीम ने हरियाणा को 7 के मुकाबले को 22 अंक से हराया। कबड्डी प्रतियोगिता में 26 राज्यों के 1000 खिलाड़ियों और कोच खेल महाकुंभ में 3 दिन जुटे सांसद धर्मवीर सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नूहू के बिसरा अकबरपुर ताबड़ू के कामधेनु योग साधना केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि जब हम अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए अच्छा हॉस्टल देखते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, तो हम गाय को हॉस्टल में क्यों नहीं रख सकते। उन्होंने कहा है कि हर नगर के बाहर गाय का हॉस्टल होगा और इन हॉस्टल में खर्च देकर कोई भी अपनी गाय को रख सकता है और उसका दूध लेकर जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इससे गौशाला के लिए दान की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भी पूजन और गौधाम का निरीक्षण किया। जिंद में जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वही सबसे पहले डीसी ने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से उपलब्ध करवाई गई मशीनों को डॉक्टरों को सौंपी।
जिंद डीसी ने सीएमओ को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डॉक्टर ने आने जाने के बारे में भी पूछताछ की। इसके बारे में सीएमओ ने सभी डॉक्टरों की मॉनिटरिंग की। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए गए। इसके साथ ही प्राइवेट लेब और अस्पताल में टेस्ट को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,897 नए मामले सामने आए। 34,467 रिकवरी हुई है। 251 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,583 नए मामले सामने आए। एक दिन में 28 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी रिकवरी 41,000 से ज्यादा। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 92 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केरल में अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 677 नए केस सामने आए। एक दिन में 24 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कर्नाटक में अभी 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस सामने आए। एक दिन में 28 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 379 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए। एक दिन में 7 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 340। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान फतेहाबाद के गांव हंसेवाला में 30 वर्षीय जवान जयपाल गिल शहीद हो गए। जयपाल के शहीद होने की सूचना के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने जवान के घर पर जाकर परिवार को सांत्वना दी। शहीद जयपाल साल 2019 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, जिनका एक बेटा भी है। जयपाल के पिता वेद प्रकाश गांव में खेती का काम करते हैं और बड़ा भाई बॉक्सर है। इंद्री इलाके में मोबाइल कंपनी को रहायशी एरिया में टावर लगाने पर ग्रामीणों ने भारी विरोध जताया। ग्रामीणों के विरोध के कारण कंपनी को टावर लगाने का काम अधूरा रोकना पड़ा। वही ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि कंपनी रिहायशी इलाके में टावर लगाना चाहती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि क्योंकि रिहायशी इलाके में टावर लगाने के कारण बीमारी फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है, इसलिए हम किसी भी सूरत में टावर नहीं लगाने देंगे। सिरसा में रास्ते में आने जाने वाले लोगों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। बदसलूकी करने वाले लोगों से आक्रोशित लोग इकट्ठा होकर डीसी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जब तक न्याय नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए। करनाल विश्व बधिर दिवस के मौके पर मुख्य बधिरों ने अपने मांगों को लेकर जिला सचिवालय तक मार्च निकाला है। डीसी को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांग मूक बधिरों ने सरकार से मांग की है कि मूक बधिर के उनके रोजगार के अवसर प्रदान करना और सांकेतिक भाषा का प्रत्येक विभाग में प्रबंध करना। रोहतक में सेना के भर्ती रद्द होने पर लघु सचिवालय पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में रोहतक, सोनीपत और झज्जर के युवा शामिल हुए। युवाओं ने बार बार भर्ती रद्द होने पर प्रदर्शन किया है। पहले भी जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। सिरसा में 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों इकट्ठा होकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि आने वाले 27 सितंबर को कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करेंगे। किसानों के भारत बंद का भी पूरी तरह से समर्थन करेंगे और किसानों से समर्थन की मांग भी करेंगे। फतेहाबाद में अफसरों की लापरवाही देखने को मिली। लापरवाही के कारण बस स्टैंड के अंदर ही बंद रोडवेज की लॉरी बसों का बीमा खत्म। रोडवेज विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण फतेहाबाद डिपो की 109 बसों में से 74 बसों के पहिए थम चुके हैं। फतेहाबाद बस डिपो को रोज 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अफसरों की लापरवाही से परिवहन सर्विसेज से ग्रामीण क्षेत्र और दैनिक यात्रियों को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 दिनों से बसें ठप पड़ी हैं। फतेहाबाद के लोकल रूट के अलावा पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जाने वाली बसों के रूट भी प्रभावित हुए। रोडवेज कर्मचारियों में विभाग के प्रति रोष है। डिपो परिसर में प्रदर्शन कर डीसी को सौंपा ज्ञापन। अंबाला में बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 27 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ में सोना रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। भयंकर टक्कर मार दी, जिससे युवक के दोनों पैरों में काफी ज्यादा चोटें आई। घटना सोना रोड पर हार्डवेयर मोड़ की है। घायल को इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक बाइक पर सवार होकर गोष्ठी की तरफ से हार्डवेयर मोड़ की तरफ आ रहा था। पुलिसकर्मियों ने घायल को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
यमुनानगर में रविवार को पश्चिमी यमुना नहर में व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि व्यक्ति खोज के लिए किश्ती सवार गोताखोरों की भी स्वयं हादसे के शिकार हुए। किश्ती पानी की तेज बहाव के कारण पलट गई है, जिसमें से 4 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन गोताखोर सुरेंद्र और विक्की का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया। पंचकुला के सेक्टर 16 में राजीव कॉलोनी में तेज बारिश के चलते कच्ची मिट्टी में बने घर की छत गिर गई है। हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे के कारण घर की कच्ची मिट्टी की छत बताई जा रही है। तेज बारिश होने से छत गिर गई है, जिसके चलते हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 श्रद्धालु कल्याणी नदी में डूब गए। डूबने वालों में 1 महिला और 4 पुरुष हैं। कामधेनु गौशाला वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री ने शिरकत की। बीएसपी का टिकट लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक टेस्ट पास करना होगा। ये टेस्ट इस बात को लेकर होगा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया है, जनता से उनका कनेक्शन क्या है। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा उम्मीदवार घोषित करने से पहले अपने प्रत्याशियों को हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी बनाया है। यहां पर कामकाज करने के लिए उनके पास 2 महीने का समय है। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मिली जमानत। 50,000 के मुचलके पर कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत दिया है। राज कुंद्रा पर अश्लील कंटेंट बनाने और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आरोप है। राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा है कि सेलिब्रिटी और प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते थे कि क्या अपलोड होना है। राज कुंद्रा ये डिसाइड नहीं करते थे। आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट करीब 1467 पन्नों का था, जिसमें से 43 गवाहों के बयान लिए गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेटर्स की मैच फीस में इजाफा किया है। सोमवार को हुए अपेक्स काउंसिल की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। जिन खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में 40 से ज्यादा मैचें खेले, उनकी मैच फीस में 60,000 रुपये का इजाफा हुआ। अंडर 23 के खिलाड़ियों की फीस में 25,000 रुपये का और अंडर 19 क्रिकेटर्स की फीस में 20,000 रुपये का इजाफा। इसके अलावा घरेलू क्रिकेटर्स को पिछले सीजन की भरपाई भी की जाएगी। पिछले साल कोरोना की वजह से रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया था। बोर्ड सभी क्रिकेटर्स को इसके लिए मैच फीस का 50% नुकसान भरपाई देंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट किया है, 2019-20 के घरेलू सीजन में भाग लेने वाले क्रिकेटरों को कोविड-19 के कारण बर्बाद हुए 2020-21 सीजन के लिए मुआवजे के रूप में 50% अतिरिक्त मैच शुल्क मिलेगा। इसके अलावा मैच फीस बढ़ाने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे घरेलू क्रिकेटरों के लिए मैच फीस में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।